बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये मौलाना रहमान साहब के हवाले से है। रहमान साहब हॉट वाटर्स में हैं, मुश्किल में उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा लग रहा था कि रहमान साहब इमरान खान साहब को चारों शाने चित करेंगे और वो अपनी एहतजाजी तहरीक को बहुत बड़ा बनाएंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी साथ मिला ली हैं और वो इमरान खान साहब को महंगे पड़ेंगे, लेकिन उलट काम हो गया है। इमरान खान से मुखालफत रहमान को महंगी पड़ गई है। रहमान साहब के खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और ये पहली दफ़ा हो रहा है। वो पार्टी के स्याह और सफ़ेद के मालिक और कब से हैं, गुज़िश्ता 40 सालों से उनका अपनी पार्टी के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है। 27 साल उनकी उम्र थी जब वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने थे। उसके बाद उन्हें पार्टी की सरबराही मिल गई और तब से लेकर अब तक वो अपनी पार्टी के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। कोई भी उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। उनकी पार्टी में उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लोग शामिल किए, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जिसको चाहा जहाँ चाहा पार्टी में एडजस्ट किया। मौलाना रहमान साहब को पार्टी कैसे मिली? यहाँ पे भी मौरूसियत है। वो एक 27 साल के लड़के थे और बहुत सारे ज़ीरक और बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए, इसलिए कि वो बेटे थे मुफ्ती महमूद के। मुफ्ती महमूद जो पार्टी के सरबराह थे अपने इंतकाल से पहले, 1980 में कराची में उनका इंतकाल हुआ। बहुत बड़े आलम दीन भी थे, 25,000 से ज़ायद उनके फतवे हैं और उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत भी की थी, लेकिन वो फिर पाकिस्तान में बाद में सियासत करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी रहे और दीगर बहुत सारे ओहदों पर भी रहे। तो मुफ्ती महमूद साहब का इंतकाल हो गया 1980 में। मौलाना रहमान साहब अपने वालिद की पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए, और उस वक्त मुखालफत भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो 27 साल की उम्र में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। पार्टी के ऊपर उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत की और तब से लेकर अब तक पार्टी उनके कंट्रोल में है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके बारे में आई, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। मुख्तसरन ये कि डीज़ल के परमिट्स, मुख्तसरन ये कि ओहदों के बदले में हुकूमत के साथ सौदेबाजी, हर हुकूमत के साथ रल मिल जाना, सबके साथ मिलकर इक़्तिदार के मज़े लूटना, कश्मीर कमेटी की सरबराही अपने पास रखना, मुशर्रफ साहब को फ़ायदा देना, डिक्टेटर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, एस्टेब्लिशमेंट का ख़ास आदमी होने का एक तासुर बनना और ताकतवर हलकों के साथ उठना बैठना, ये सारा कुछ मौलाना रहमान साहब की बहुत सारी खूबियाँ हैं। और वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर यू टर्न के मास्टर समझे जाते हैं कि वो जितनी मर्ज़ी किसी की मुखालफत करें, लेकिन अगर उनको सियासी फ़ायदा पहुँच रहा है तो वो मुखालफत ख़त्म कर सकते हैं। अब मौलाना रहमान साहब ने हाल ही में कुछ ऐसे इक़दाम किए जिसके बाद उनकी पार्टी के अंदर से उन पर मुखालफत शुरू हो चुकी है। जो सबसे पहली आवाज़ उठी वो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की थी। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। बड़े सीनियर रहनुमा हैं JUIF के और बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने कोयटा के जलसे में फ़ौज पर तनकीद करने पर नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ पे एतबार नहीं किया जा सकता। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को कायल किया था कि आप इंतखाबात में हिस्सा ना लें, लेकिन 2008 के इंतखाबात में उनका बाइकआउट करवा के ये खुद इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए थे। इनका एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसी वक्त भी डील कर लेते हैं और अपने मौक़िफ़ को बदल लेते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि नून लीग का जो बयानिया है उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। अयाज सादिक वाले मामले पे, नवाज शरीफ साहब की तकरीर के मामले पे, फ़ौज पे कीचड़ उछालने पे इन्होंने तनकीद की और इस्तीफ़ों की मुखालफत करते हुए ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN इस्तीफ़े जब तक नहीं देती रहमान साहब को या JUIF को ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। उन्होंने रहमान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ किया, PDM के एजेंडा से इख्तलाफ किया और 10 नवंबर को JUIF की शोरा के इजलास में रहमान साहब ने फ़ैसला किया और उनको ओहदे से हटा दिया गया। तो फारिग कर दिया गया हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को और उसके बाद वो खामोश रहे। लेकिन फिर हुआ क्या? मौलाना मोहम्मद खान शहरानी साहब ने आवाज़ उठाई। ये बड़े सीनियर सियासतदान हैं, ये साबिक चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं, बहुत बड़े कद के आलम दीन हैं और सीनियर तरीन रहनुमा हैं JUI जमीयत उलमा इस्लाम के। और इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए मौलाना रहमान साहब पे या PDM पे, तो उन्होंने कहा कि PDM तहरीक ज़ाती मफादात के लिए कायम की गई है। मौलाना रहमान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील करना चाहते हैं और उस डील के लिए दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर
एक दबाव डाल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि उनके साथ आकर इस्टेब्लिशमेंट डील करे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से शरानी साहब के बकौल उनके इख्तलाफात इसलिए हैं कि मौलाना साहब शुरू से झूठ बोलते हैं और वो अपने झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ सकते। मौलाना शरानी साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम और JUIF दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी उन्होंने कहा। ये बहुत बड़ी बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक पुरानी जमात है, बहुत पुरानी जमात है, उसके अंदर उलमा शामिल हैं, तलबा की उनको सपोर्ट है, एक बहुत बड़ी जमात है। लेकिन JUIF यानी फजलुर रहमान साहब ने जो अपने नाम का एक धड़ा बनाया हुआ है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपने आप को एहतसाब से बचाने के लिए मौलाना साहब और PDM की जमातें दबाव बढ़ा के एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना चाहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का पार्टी पर कब्जा ख़त्म करवाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने अपने कारकुनों को ये कहा कि कारकुन जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की गिरफ्त से अपने आप को आज़ाद करके अपने अलग दफातर अपने अपने इजला के अंदर खोलें और JUIF यानी फजलुर रहमान ग्रुप से आज़ादी का इजहार करें। और JUI यानी जमीयत उलमा इस्लाम तो रहे, लेकिन ये फजलुर रहमान साहब ग्रुप जो है, जो ज़ाती मफादात की हद तक जा चुका है और इसका लीडर झूठ बोलता है बकौल मौलाना मोहम्मद खान शहरानी के, और ज़ाती मकासद के लिए तहरीक चला रहे हैं, सिर्फ अपने आप को करप्शन के केसेस से बचाने के लिए। लिहाजा कारकुन अपने आप को इनसे अलग करें। इसके बाद जी एक और स्टेटमेंट आया मौलाना शुजाउल मलिक साहब का। ये बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। मौलाना शुजाउल मलिक जो हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं JUIF खैबर पख्तूनख्वा के, साबिक मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, और इन्होंने मौलाना शरानी साहब की सपोर्ट कर दी है। इन्होंने कहा कि मौलाना शरानी साहब ठीक बात कर रहे हैं, पार्टी की तंजीम साजी में पसंदीदा अफराद को भर्ती किया जा रहा है। यानी फजलुर रहमान साहब पार्टी के अंदर ऐसे बंदों को भर्ती कर रहे हैं जिनका उनके कॉज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी के, बस अपनी ज़ाती पसंद के ऊपर बंदे पार्टी के अंदर अहम ओहदों के ऊपर भर्ती कर रहे हैं और इसी बुनियाद पर टिकट भी देते हैं। PDM वाले अपने आप को सिर्फ नैब से बचाना चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा। कारकुन रहनुमाओं को खाइन समझ रहे हैं, झूठा समझ रहे हैं, ख़यानत करने वाला समझ रहे हैं, जो बात दुरुस्त है। यानी उन्होंने कहा कि कारकुन जो समझ रहे हैं कि जो क़यादत है वो इस वक्त खाइन है, ख़यानत कर रही है, और वो कारकुन दुरुस्त समझ रहे हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को नून लीग के बयानिए की मुखालफत करने पर हटाया गया, फारिग किया गया। ये बयान दिए मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने, बड़े अहम रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा से, साबिक MNA भी हैं। तो ये फजलुर रहमान साहब के लिए एक और मुश्किल। मौलाना गुल नसीब, ये साबिक सेनेटर हैं JUIF के और बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं JUIF के, इनका बड़ा असर रसूख है। मौलाना गुल नसीब साहब ये फरमा रहे हैं कि JUIF टिकटों की तकसीम भी नज़रिए, किरदार और ईमानदारी की बुनियाद पर नहीं कर रही। यानी फजलुर रहमान साहब पे एक एलिगेशन ये है कि ना वो नज़रिया देखते हैं बंदे का, ना वो उसका किरदार देखते हैं, ना वो उसकी ईमानदारी को देख रहे हैं। बस टिकट दे रहे हैं किन लोगों को, जो मफाद परस्त टोला है, जिसके पास पैसा है। मिसालें दी उन्होंने सेनेटर तलहा महमूद की और दीगर लोगों की। ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत तगड़े लोग हैं, और फजलुर रहमान साहब ने उनको अपनी पार्टी में सिर्फ इसलिए शामिल किया कि उनका पैसा है, उनके पास दौलत है, और वो फजलुर रहमान साहब के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो आ सकते हैं। तो मौलाना गुल नसीब साहब ने यह कहा कि कारकुन दिल बर्दाश्ता होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं, नजरियाती कारकुन साइड लाइन हो चुके हैं और उनकी जगह पे अमीर अफराद, मफाद परस्त टोला आ रहा है। अकाबरीन ने जो दस्तूर आइन पार्टी के लिए बनाया था, आज उस पर अमल नहीं किया जा रहा। JUIF की सफ़ों में इस वक्त इस्लाह की ज़रूरत है, जो हम करेंगे। अवाम हकीकतन, यानी हकीकत यह है कि अवाम PDM की कॉल पर जलसों में शिरकत नहीं कर रहे और वो इन पर एतबार नहीं कर रहे। तो ये आ गए मौलाना गुल नसीब साहब। ये एक और आपके सामने चीज़ आ गई। तो मैंने आपको बताया कि 4 बड़े लोग इस वक्त मुखालफत कर चुके हैं और दीगर बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में मुखालफत करने वाले हैं। फजलुर रहमान साहब बहुत मुश्किल में पड़ गए, उसकी वजह क्या है? एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब करप्शन के हवाले से नैब की लपेट में आ चुके हैं, उनकी जकड़ में आ चुके हैं। नैब ने उनके गिर्द घेरा तंग कर लिया है। अहम तरीन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, समन जारी कर दिए गए हैं, बुला लिया गया है। कुछ लोगों को पहले जारी किए गए थे, कुछ को अब जारी किए गए हैं और कुछ पेश नहीं हो रहे। आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मौलाना साहब अपनी पार्टी में कमज़ोर होंगे तो नैब को यह ताकत मिलेगी कि वो बंदे गिरफ्तार करे, क्योंकि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं लाखों कारकुन लेकर नैब के दफ्तर के बाहर जाकर एहतजाज करूंगा। क्यों? इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, इस मुल्क में कोई
आइन नहीं है। आइनी इदारा अगर आपको बुला रहा है, यानी कल आपको अदालत बुलाएगी तो आप कहेंगे मैं लोगों को लेकर जा रहा हूं, जाके मैं जजेस के गले पड़ जाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता कि आपके पीछे अगर 20-25 हज़ार का क्राउड है तलबा का, तो आप उसका फ़ायदा उठाते हुए ब्लैकमेल करेंगे और कानून का सामना नहीं करेंगे। अब जो नोटिस जारी किए गए हैं उनमें 2 रिश्तेदार हैं फजल रहमान साहब के, इब्रार अहमद और अब्दुल रऊफ, इन दोनों को बुलाया गया है। और इसके अलावा 3 दीगर लोग हैं जो बहुत करीबी हैं फजल रहमान साहब के, इब्रार अली शाह, जलाल खान और दीन मोहम्मद। और थोड़ा सा पहले नैब ने एक और बड़े इंपॉर्टेंट आदमी को समन किया था जो फजल रहमान साहब का बड़ा खास आदमी है, गुल असगर, ये DI खान से है। इसको समन किया था, ये पेश नहीं हुआ, अभी इसका इलाज नैब करने वाली है। नैब खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी कर रही है वो एसेट से ज़्यादा, यानी एसेट्स उन्होंने बनाए हैं आमदन से ज़्यादा, यानी उनके पास इतना कुछ है, इतने सारे घर, गाड़ियां, ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़, कारोबार, ये सारा कैसे बना, इसका कोई मनी ट्रेल उनके पास नहीं है। कि पैसा कहां से आया, किसने आपको दिया, इसका जवाब फजल रहमान साहब के पास नहीं है। उनके छोटे भाई ज़ियाउर रहमान के खिलाफ भी करप्शन के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी चल रही है और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल उन्होंने किया है, आमदन से ज़ायद असासे उन्होंने बनाए हैं और गैर कानूनी भर्तियां उन्होंने की हैं। ये बड़े बड़े एलिगेशन हैं मौलाना फजल रहमान साहब और उनके भाइयों के ऊपर। अब वो फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह नैब में। बजाय इसके कि वो नैब को जाकर फेस करें और अपने आप को दुरुस्त साबित करें, फजल रहमान साहब कर क्या रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी और PMLN को मिलाकर एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं ताकि सारी चीज़ को पोलिटिसाइज किया जाए, ये कहा जाए तो सियासी इंतकाम है। और वो तहरीक के जरिए से इतना दबाव डाला जाए पाकिस्तान के इदारों पे, इतनी गाली दी जाए पाकिस्तान की फौज को कि फौजी जर्नैल तंग आकर इनको बुलाएं और बुला के मौलाना साहब बताएं चाहते क्या हैं। तो ये कहें जी आप हमें NRO दे दें, यानी हमारे केसेस को आप सुनवाना बंद करें इनको, जैसे वो होता है पाकिस्तान में। तो उस पर इनको NRO मिल जाए या छूट मिल जाए तो फजल रहमान साहब हैप्पी, खुश हैं। अब ये फजल रहमान साहब की पार्टी के अंदर से बगावत होना या ये आवाज़ उठना क्यों शुरू हुई है, तो इसका एक सादा जवाब है, मैं आपके सामने रखता हूं। और ये इसका एक वन लाइनर हो सकता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है तो ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती है। जैसे नून लीग, PTI वगैरह, ये कुछ राइट विंग की पार्टीज़ हैं, तरक्की पसंद राइट विंगर्स। पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर कुछ जमातें ये लेफ्ट विंग की पार्टीज़ हैं, यानी इनकी अपनी एक अलग सोच है, उनकी अपनी एक अलग सोच है। इसी तरह जो दीनी सियासी जमातें बनती हैं, जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम बनी, तो इसकी जो सोच है वो इस्लामी सोच है। इस पार्टी को बनाने का मकसद ये था, जिस दस्तूर का और आइन का वो जिक्र कर रहे थे मौलाना गुल नसीब साहब, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पार्टी बनाई गई थी, उसको वॉयलेट किया जा रहा है, उस पर आज अमल नहीं किया जा रहा। जब मजहबी सियासी जमात बनाई जाती है तो उसका मकसद ये होता है कि सियासत को बतौर एक टूल या बतौर एक हथियार इस्तेमाल किया जाए और मजहब को फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन यहां मौलाना फजल रहमान साहब ने काम उल्टा कर दिया। उन्होंने मजहब को बतौर टूल और बगैर हथियार, बतौर टूल या बतौर हथियार इस्तेमाल किया और फायदा पहुंचाया अपनी जाती सियासत को। यह बहुत बुनियादी फर्क है। यानी आप गौर से देखें, मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जो आदमी हो जाएगा, मौलाना साहब उसको कहेंगे ये इसराइल का एजेंट है, यहूदियों का साथी है, ये गद्दार है, ये कुफार के साथ मिला हुआ है, ये नाउज़ुबिल्लाह जो नबूवत के मामलात हैं, ख़त्म नबूवत के, उसके अंदर ये डंडी मार रहा है, और ये इवन कादियानियों का साथी। इस तरह के एलिगेशन नॉर्मली आप देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के दोस्त जो हैं वो, या उनकी पार्टी के लोग, या वो खुद वो लगा देते हैं अपने मुखालिफिन पे, यानी मजहब को इस्तेमाल किया अपनी सियासत के फायदे के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इत्तेहादी हैं और वो किसी जगह के ऊपर इस तरह की कोई गलती करती है, जैसे कि PMLN के दौर के अंदर ख़त्म नबूवत के कानून में छेड़छाड़ हुई, तो फजल रहमान साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। जब उन्हें कहा बोलो तो उन्होंने कहा नहीं आप छोड़ें, वो नहीं बोले इसके ऊपर। उस दौर में गलती होगी जी, माफ़ कर दें, छोड़ दें। फजल रहमान साहब का तब एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ था, जब जेन्युइनली कानून तब्दील किया जा रहा था। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया अपने मज़हब के ऊपर, अपने उसूल के ऊपर, अपनी सियासत के लिए। तो फजल रहमान साहब की सियासत जो है वो मज़हब के लिए, दीन के लिए या दीन की फ़िक्र के लिए नहीं है। उनकी सियासत है सियासत ज़ातियात और इक़्तिदार की। तो अब ये उनकी पार्टी के अंदर ये बात महसूस की जा रही है कि वो अपने तलबा को, अपने उलमा को और अपने लोगों को
एक ऐसे रास्ते पे चला रहे हैं जो इक़्तिदार की तरफ तो जाता है, लेकिन उस रास्ते की तरफ नहीं जाता जिस रास्ते के लिए ये पार्टी बनाई गई। यानी शरीयत का नफाज होगा, इस्लामी कवानीन के मुताबिक इस मुल्क को ढाला जाएगा। इस मुल्क के अंदर जो है वो एक ऐसे कवानीन बनेंगे या ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर लोगों को इस्लाम के करीब लाया जाएगा, इस्लामी तालीमात होंगी, उनका नफाज होगा। सूद के खिलाफ आप देखें ये कभी आवाज़ नहीं उठाते, शरीयत के मामलात के अंदर ये कभी नहीं बोलते। तो मजहबी मामलात से ज़्यादा मौलाना साहब की तवज्जो सियासी मामलात और इक़्तिदार के रस्तों की तरफ है। अब ये बात जो है वो आम आदमी के अंदर इस्लाम या इस्लाम का चेहरा जो लोग होते हैं उलमा इकराम, उनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा करती है। क्योंकि फजलुर रहमान साहब एक आलिम दीन है ना, मौलवी हैं, उनकी दाढ़ी है, दिखने में एक ऐसा आदमी है जो आपको जुमे की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है या नॉर्मली मसाजिद में नमाज़ पढ़ाता है। इसी तरह के मौलवी होते हैं जो फजलुर रहमान साहब का हुलिया है। तो जब फजलुर रहमान साहब जब कुछ करते हैं, क्योंकि वो बड़े मकबूल आदमी हैं, तो इस हुलिये की बदनामी होती है, इस्लाम की बदनामी होती है। तो इसलिए इनका अपना किरदार, अपनी शख्सियत और अपने आप को अकाउंटेबल बनाना और अपनी ईमानदारी बहुत मैटर करती है। जब आप एक ऐसी पार्टी में हो जहां पे आपका किरदार बहुत बुलंद होना चाहिए तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। फजलुर रहमान साहब अनफॉर्चुनेटली वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे, ये पार्टी के अंदर सोच पैदा हो गई है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि फौरी तौर पे ये पार्टी टूट जाएगी, एक धड़ा फजलुर रहमान साहब का बड़ा मजबूत रहेगा, लेकिन डेंट पड़ चुका है, आगाज हो चुका है। फजलुर रहमान साहब की सियासत का जो सूरज था वो उरूज पे जाके गुरूब की तरफ बढ़ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।